नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरी जो आज की कहानी है वो कहानी सुनने से पहले मैं कहना चाहूँगी आपको कि हमेशा अपनी पीठ को मजबूत रखो, क्योंकि वो कहते हैं कि धोखा और शाबाशी दोनों पीछे से ही मिलती है। इसलिए अपने आप को मजबूत रखो कि कभी कोई धोखा आपको ज़िंदगी में मिले तो उससे आप उभर जाओ। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बात बहुत पहले की है। एक बार किसी शहर में, किसी नगर में एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह था, उसके किस्से बिल्कुल दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके प्रेम की लोग मिसाल देते थे कि मतलब उन दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार है, शादी के इतने साल बाद भी। तो उनके जो प्रेम की मिसाल है, उसकी बातें उड़ती उड़ती वहाँ के राजा तक भी पहुँची। तो एक बार राजा और रानी दोनों शाम को छत पर टहल रहे थे। वो दोनों बातें कर रहे थे क्योंकि उस व्यापारी के घर पे एक मसाल थी जो सारी रात जलती रहती थी। तो राजा उस मसाल को देख रहा था। राजा ने रानी से कहा कि देखो, इनका प्यार कितना सच्चा है, लोग इनके प्यार की, इनके प्रेम की इतनी तारीफ करते हैं। रानी कहने लगी कि हाँ, वो जो लड़की है, जो व्यापारी की पत्नी है, वो बहुत समझदार है। उसके समझदारी से और संस्कारों से उनका रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है। राजा ने कहा नहीं, जो व्यापारी है वो बहुत समझदार है, वो जानता है कि अपने रिश्ते को कैसे संभालना है। तो यही बातें राजा और रानी के बीच में हो रही थी। तो राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, चलो हम इनकी परीक्षा लेते हैं कि इनके बीच में इतना गहरा प्यार है भी या लोगों को वैसे ही भरम है। तो राजा रानी ने मिलकर एक प्लान बनाया और उनकी परीक्षा लेने की सोची। पहले दिन रानी ने अपने एक नौकर को, अपनी सखी को, नौकर को भेजा, अपनी दासी को भेजा, और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, एक पैगाम था। वो दासी सुबह सुबह व्यापारी के घर गई और उनसे कहा कि सुनो, मैं रानी की दासी हूँ, मुझे कहने में थोड़ी संकोच हो रही है। व्यापारी ने कहा हाँ बताइए, कोई बात नहीं। तो दासी ने कहा कि रानी का दिल आप पर आ गया है। रानी चाहती है कि आप अपनी पत्नी को मार दें और वो आपसे शादी कर लेंगी। तो इस पर व्यापारी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता, इसके आगे 100 रानियां भी कुर्बान हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही रिश्ता निभाता रहूँगा क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। रानी को जाके कह देना कि मेरी पत्नी के आगे 100 रानियां कुर्बान हैं, मुझे नहीं चाहिए रानी। तो उसका ये मैसेज लेकर दासी जाती है रानी के पास और रानी को बताती है कि व्यापारी ने उनसे क्या बोला। अब बारी थी राजा की। तो राजा ने अपने एक दूत को भेजा दासी के व्यापारी की पत्नी के पास। व्यापारी की पत्नी को कहा कि मेरे राजा की तरफ से आया हूँ, राजा का दिल आप पर आ गया है। अगर आप अपने पति की हत्या कर दे तो राजा आपको महल की रानी घोषित कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने पति को मारना होगा। तो व्यापारी की पत्नी ने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेरे घर पे जो मसाल जलती रहती है रात को, वो आज रात 2-3 बजे के बाद बुझ जाएगी, और राजा को कह देना कि कल मैं महल में आ जाऊंगी। जो राजा का दूत था वो दौड़ दौड़ कर राजा के पास महल में जाता है और राजा को सारी बातें बता देती है कि व्यापारी की पत्नी ने आपकी जो शर्त है वो कबूल कर ली। तो राजा ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और तुरंत अपने सिपाहियों से कह के एक टुकड़ी तैयार करवाता है कि हमें बैकअप में व्यापारी की जान के लिए, बचाने के लिए एक टुकड़ी तैयार करनी पड़ेगी। तो राजा और रानी पूरी रात जो है छत पे खड़े रहते हैं और उस मसाल की तरफ देखते रहते हैं। उनको देखकर बड़ी हैरानी होती है कि 2-3 बजे वो एकदम से मसाल बुझ जाती है। जैसे व्यापारी काम से आता है, खाना पीना खाता है, यूजुअली सब कुछ चल रहा था और सोने जाता है, तो उसी दौरान जो है व्यापारी की पत्नी उसके लिए जो पहले से ही फांसी का फंदा लगा के रखती है, उसको मार देती है।
तो राजा के जो सैनिक है मसाल बूझते ही जल्दी से उनके घर में घुसते हैं, रानी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन संकोचवश वो उस राजा को नहीं, वो व्यापारी को नहीं बचा पाते हैं। तो इससे व्यापारी मर जाता है। राजा को बहुत अफसोस होता है। राजा पूरी रात ऐसे ही बेचैन रहता है, उसको नींद भी नहीं आती है। सुबह राजा अपने बिल्कुल जो सही उसका मंत्री था बड़े लेवल का, उसको बुलाता है और उस मंत्री को आदेश देता है कि सुनो, महल में जितनी भी औरतें हैं सबके गर्दन कटवा दो, गले कटवा दो या फांसी चढ़वा दो। मुझे अपने महल में कोई भी औरत जिंदा नहीं चाहिए। मंत्री ये बात सुनकर बिल्कुल घबरा जाता है कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं। तो राजा कह रहा है कि ये मेरा आदेश है और तुम्हें मानना ही होगा। राजा घोड़ा उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है गुस्से में। अब वो मंत्री बिल्कुल उधड़-बुन उसके मन में चल रही है, वो सोच रहा है कि क्या करें। तो मंत्री को कुछ समझ में नहीं आता। वो सीधा अपने पिताजी के पास जाता है, जो कि किसी ज़माने में उस राज्य के मंत्री हुआ करते थे। वो अपने पिता से जाके कहता है कि पिताजी, राजा जो है पागल हो गया है। वो कहता है कि महल की सारी औरतों को मार दो। इस पे उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा एक काम करो, सबसे पहले तो तुम छिप जाओ, क्योंकि राजा आकर सारा गुस्सा तुम पर ही निकालेंगे, मैं सब कुछ देख लूँगा। तो अपने पिताजी के कहे अकॉर्डिंग वो छुप जाता है। राजा गुस्से में शाम को आता है। महल में मंत्री को ना पाकर वो सीधा उसके घर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मंत्री मंत्री। उसके पिताजी बाहर निकल कर आते हैं। वो कहते हैं महाराज की जय हो, क्या हुआ। तो राजा कहता है कि मुझे आपके बेटे से बहुत नाराज़गी है, सबसे पहले तो मैं उसी का गला काटूंगा जो उन्होंने मेरी अवज्ञा की। तो वो कहते हैं, जो मंत्री के पिताजी थे वो कहते हैं कि हे राजकुमार, मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो, मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है, क्यों दुखी हो। तुम उस व्यापारी की पत्नी द्वारा दिए गए धोखे के कारण दुखी हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो राजा कहता है कौन सी कहानी, जल्दी से सुनाओ। तो वो कहानी सुनाने लगता है कि एक बार मैं तुम्हारे पिताजी के साथ शिकार पर गया हुआ था। रास्ता भटक जाने के कारण मैं जंगल में अंदर तक चला गया। तो एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर आया और मुझे घोड़े से बांधकर रस्सी से घसीटता हुआ ले गया। मैं अपनी जान की भीख मांग रहा था। मुझे नहीं पता था मैं जिंदा रहूँगा या मरूँगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इवन मुझे तो इतना भी नहीं पता था। तो वो योद्धा मुझे खींचते हुए शमशान घाट में ले गया, कब्रिस्तान में। मैं समझ गया था कि आज मेरा काम तमाम यहीं पे होगा। उस योद्धा ने 2 कब्रें खुदवाने के लिए कहा। मैं समझ चुका था कि एक कब्र तो मेरी ही है और दूसरी कब्र किसकी है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो 2 कब्रें खुदने के बाद वो योद्धा एक खाली खंडर घर में गया और वहाँ से एक सरकटी लाश को नीचे फेंक दिया। उस लाश को देखकर लग रहा था कि इसका अभी अभी कोई कत्ल हुआ है। मुझे डर लग रहा था। तो थोड़ी देर के बाद उस योद्धा ने अपने मुंह से कपड़े को हटाया। वो एक खूबसूरत सी कन्या थी। उसको देख के हैरानी हुई कि ये तो एक लड़की है। उसने बताया कि अपने राजा को जाके बता देना, मुझे पता है तुम मंत्री हो यहाँ के राजा के, तो अपने राजा को जाकर बता देना कि उनके जो बेटे ने मुझे पाने की इच्छा में मेरे पति का कत्ल कर दिया और ये जो कब्र देख रहे हो ये मेरे पति की है। आज मैंने अपने पति का बदला ले लिया है। ये वही राजकुमार है जिसका सिर मैंने काट दिया है। तो इस कब्र में यही दफन होएंगे। अब मुझे लग रहा था कि दूसरी कब्र में मैं दफन होऊंगा। तो वो ऐसे ही बोलती जा रही थी कि मेरे पति के बाद मैं मर जाऊंगी, मैं अपना गला काट लूँगी, मैं अपने उन्हीं के साथ रहना चाहूँगी, अगले जन्म में भी हम जहाँ चाहें वहीं दोनों जन्म एक साथ लें। वो ऐसे बोलती जा रही थी। ऐसा बोलते बोलते उस कन्या ने तलवार से अपना गला काट लिया। उससे पहले वो कह रही थी कि मुझे यहीं दफन कर देना अपने पति के साथ वाली कब्र में। तो उसके मर जाने के बाद मैंने उसको उसी कब्र में दफन कर दिया। तो उस दिन मैंने पता चला, उस दिन मैंने सीखा और देखा कि सच्चा प्यार क्या होता है। एक तरफ वो व्यापारी की पत्नी थी जो इतना प्यार करने वाले पति का कत्ल कर दिया और दूसरी तरफ वो कन्या थी जिसने अपने पति के लिए अपने ही प्राण दे दिए। तो सच्चा प्यार होता है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ एक बार धोखा मिले हज़ारों बार धोखा मिले।
कई बार हम क्या करते हैं कि एक इंसान बुरा करता है, सभी को बुरा समझ लेते हैं। उधर व्यापारी की पत्नी ने अपने पति की जान ले ली, उधर दूसरी तरफ वो कन्या जिसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि सारे धोखेबाज हैं और ऐसा भी नहीं है कि सारे सच्चे हैं। इसीलिए एक रिश्ते को असफल होने के बाद किसी भी रिश्ते पर विश्वास ना करना, ये मूर्खता है। आप व्यापारी की पत्नी का गुस्सा महल की सारी औरतों पे निकाल रहे हो, जबकि पता नहीं वो गलत है वो सही है। तो राजा को उस मंत्री की बात समझ में आ चुकी थी। वो समझ गया था कि सारे रिश्ते एक जैसे नहीं होते, सभी को हम एक से तराजू में नहीं तोल सकते। तो दोस्तों, इसलिए आपसे भी अपील है, कभी भी आपको किसी रिश्ते से धोखा मिले तो और रिश्तों को भी उसी तराजू में मत तोले। ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि सभी रिश्ते एक जैसे होते हैं। कई लोग उस योद्धा जैसे भी होते हैं जो जान पर खेलकर अपनों के लिए कुछ कर जाते हैं, और कई लोग पैदा ही धोखेबाज होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को समझें, उनमें संतुलन बनाए रखें। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।